नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार पुनः हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक परीक्षा के संदर्भ में। आज इस कड़ी की अंतिम सेट पर हम लोग चलेंगे और सेट संख्या 7 है। आज सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, यानी कि इस वीडियो में कुल 75 प्रश्न होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग वीडियो पर बने रहें। डीएलएड विषय का यह अंतिम वीडियो है और जैसा कि बहुत सारे परीक्षार्थियों का अनुरोध था कि अधिक से अधिक डीएलएड विषय पे ही वीडियो बनाया जाए, तो इसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए आज इस कड़ी का अंतिम वीडियो है ये। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे सीरीज़ का भरपूर लाभ उठाया है, जैसा कि फीडबैक देखने को भी मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तथा अपना कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो पहले प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ को भी आकलन करता है। शिक्षक को मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है, या फिर शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं कि लर्निंग आउटकम को लेकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सभी प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम को तैयार करना है। परिभाषित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए सीसीई को अमल में लाना है। लर्निंग आउटकम को आरटीई अधिनियम में संशोधन करके 2017 में जोड़ा गया है, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो उपरोक्त में से सभी कथन बिल्कुल सही है कि सभी प्राथमिक कक्षाओं में कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम तैयार करना है। दूसरा है कि परिभाषित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए सीसीई अमल में लाना है, और सीसीई के जो अधिनियम में संशोधन 2017 में इसे जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के कथन का सही वर्णन करता है? दोनों भाषा को बच्चों के विचारों को जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे भाषा से विचार जन्म लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही उसके उत्तर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी भी पाठ को जल्दी से पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपनी पसंद के कुछ बच्चों से अपेक्षित उत्तर पूछ लेता है और पाठ समाप्त कर देता है। इससे आशय निकाला जा सकता है कि यह बाकी बच्चों के संदर्भ में सीखने के समान अधिकारों के खिलाफ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी एक बच्चा से अगर कोई प्रश्न पूछता है शिक्षक और उसी को फिर पाठ को समाप्त कर देता है, तो बाकी बच्चों के संदर्भ में सीखने के अधिकारों के खिलाफ हो जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ, कि बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना जरूरी है क्योंकि विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में लिखा हुआ है, इसके लिए सरकार धनराशि आवंटित करती है, या फिर यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम है, यह बच्चों के मन को तरोताज़ा करने का माध्यम है। तो इसका तो उत्तर आप ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए? तो देख लीजिए ऑप्शन में, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के इस
प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वो अपने ये भी नहीं होगा। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ये सबसे इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। फॉर एवरी चाइल्ड तथा यूनाइट फॉर चिल्ड्रन स्लोगन निम्न में से किस संस्था का है? तो ये यूनिसेफ की संस्था है। यूनिसेफ का स्लोगन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2007 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की तुलना में बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में निम्नलिखित में से किस पर एक विशिष्ट अध्याय है? तो 9th का हो जाएगा ग्रामीण शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या। ये सिर्फ बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इस तरह की कोई बात नहीं है। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या होता है? तो कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। नहीं हो, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देते हैं। ये भी नहीं होगा। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल बचता है डी, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते मित्र और 11वें प्रश्न की तरफ देखते हैं कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है किसका? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत कर लेता है। वह उपयोग करता है किसका? अनुमानी विधि का। याद रखेंगे मित्र, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? 13वां का बी हो जाएगा, मतलब कि भाषा निर्धारित। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो 14वें का उत्तर हो जाएगा ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। सृजनात्मकता को अवधारणा के संबंध में माना जाता है। तो सृजनात्मकता क्या है? विविध सोच की अवधारणा के संबंधित माना जाता है। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? इस पर तो पिछला वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टर्न के द्वारा। महीनों की आयु के बीच में अधिकांश बच्चे शब्द को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो 17वां का क्या हो जाएगा? 18 से 24। 18वां प्रश्न कि जेंडर समानता से तात्पर्य है। जेंडर की समानता से क्या तात्पर्य है? तो स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं को सार्थक समानता लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, तात्पर्य है। 19वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। तो 19वां का क्या हो जाएगा? संवेदीगामक चरण में प्राप्त होती है। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरफ पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस चीज़ की प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। 21वां प्रश्न हमारा आ गया कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख
स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो 21 का प्रश्न उत्तर हो जाएगा कि स्कूली बच्चों का होता है। शरीर के केंद्रीय भाग की परिधियों या अंग्रामों की ओर विकास दर्शाता है। तो 22वां का हो जाएगा कि मध्य भाग विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिक एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता जो है एक सामाजिक अवतरण है। 24वें प्रश्न को देखें मित्र। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। किस चीज़ के उदाहरण है यहाँ पे? तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली। एक बालिका गणित के सवाल को हल करने में क्रम से 6 गुना 3 अर्थात कि 18 तथा 18 भागा 3 मतलब 6 को समझने की स्थिति प्राप्त कर लेती है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस अवस्था में है? तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। समावेशी शिक्षा सिद्धांत पे आधारित है। तो समावेशी जो शिक्षा है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। 47वां प्रश्न। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष लागू हुआ है? 27। इस पर हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा किया है, 2016 में। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक किस तरह के होने चाहिए? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित हों। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण के उस तरीके से नहीं किया जाता जिससे उनके लिए सार्थक हो। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय अवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का अध्ययन नहीं रखती है। तो 29वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, एक तो ये सही है क्योंकि अधिगम के लिए उनके पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, और दूसरा है कि विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं क्योंकि शिक्षण के उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो बी 2 और 3 मतलब कि यहाँ पे बी हो जाएगा इसका उत्तर। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य है। तो 30वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। स्व जागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमता का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। किस चीज़ में अंतर्निहित है? केंद्रीयकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। तो किस चीज़ में अंतर्निहित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मित्र? संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां प्रश्न है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या सोच कहा जाता है? मूर्त सोच कहा जाता है। ये प्रश्न पिछले सेट में भी था। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर ध्यान रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। 33वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विभेदी अनुदेशन। 34वां प्रश्न देखते हैं मित्र। तो 34वां प्रश्न हमारा है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो कि अधिगम के
सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है, इसे याद रखेंगे। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या है, एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, अंतर संबंधित है, एकीकृत है या फिर स्वतंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र हैं। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। 36वां प्रश्न हमारा है कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की कौन सी विधि है? तो प्रतिरूपण विधि से कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। मैमन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो 37वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सतर्क। उनका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है? सतर्क। 38वां प्रश्न है कि एक समस्या सुधारक बच्चा जो होता है वह किस तरह का होता है? विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। तो 38वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। बिल्कुल सही है। 39वें प्रश्न की तरफ हैं, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। तो इसे याद रखेंगे मित्र। 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अपने बच्चों को खेलते हुए स्वयं से बातें करते हुए आपने देखा होगा। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में आप इसे किस रूप में देखते हैं? तो यह चिंतन विकास में बाधक है, इसलिए तुरंत रोकना चाहिए। यह बौद्धिक ह्रास है, ये व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है, जो कि चिंतन के विकास में सहायक होता है। ये बिल्कुल ही सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल है? तो 42वां का क्या हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि तो होता ही है, सांगीतिक बुद्धि भी होता है, सांगीतिक और अस्तित्ववादी बुद्धि भी होता है, अर्थात इसका उत्तर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कसौटी संदर्भित मूल्यांकन संबंधित है। तो कसौटी संबंधित मूल्यांकन जो है वो ज्ञान के सापेक्ष स्थिति के मूल्यांकन से संबंधित है। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब एक बच्चा जानने लगता है कि गाय की 4 टांगें और एक पूंछ होती है और उसके बाद वह भैंस को देखता है, तब भैंस को भी गाय कह करके ही पुकारता है। यह प्रक्रिया उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो 44वें का उत्तर हो जाएगा क्या? आत्मसातीकरण, क्योंकि वो पहले आत्मसात कर चुका है कि जिसका 4 पैर होता है वो गाय होता है। तो जब वो भैंस को देखेगा तब भी उसको गाय ही समझेगा, या फिर 4 पैर वाला कोई भी जानवर को तो देखेगा तो वो गाय ही कहेगा, क्योंकि उस चीज़ को उसने आत्मसात कर लिया है। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। सलमा एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षिका है जिन्हें बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वे शिक्षण के लिए तरह तरह के संसाधनों का कक्षा में रोचक प्रयोग करती हैं। सलमा अभिप्रेरित है। सलमा किस चीज़ से अभिप्रेरित है? आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित है। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था के होते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वयस्का अवस्था? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, इसका आप जवाब आप स्वयं दे देंगे। 8 और 9 में 15 से लेकर के 16 साल के बच्चे होते हैं जो कि किशोरावस्था के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस विकल्प पर जोर नहीं देती है? तो 47वें का उत्तर क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया और वार्तालाप द्वारा अधिगम के बजाय वस्तु स्थिति केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस संदर्भ में शिक्षण कार्य का प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं? तो 48वें में क्या हो जाएगा? जिसमें शिक्षार्थी
स्वायत्त और स्वतंत्र होते हैं वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। 49वें प्रश्न की तरफ, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक और छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर सीखते रहते हैं। उदाहरण है किस चीज का उदाहरण मित्र? तो रचनात्मक कक्षा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो 50वें प्रश्न का उत्तर देखा, ऑप्शन पहले देख लिया जाए। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, ये सही नहीं है, यहाँ नहीं है। तो 50वें का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 51वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षार्थी में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो 51 नंबर प्रश्न में देखा जाए क्या क्या चीज़ दिया है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, मतलब 1 और 2 दोनों। 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है। 53वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। एक अध्यापक मानचित्र पर खाली रूपरेखा केवल नदियाँ, पहाड़ों, मैदानों और घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों और मानचित्रों का अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम, जो ये उपागम है, इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो मानचित्र निरूपण कहा जाएगा। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे पूरा कर सकता है? कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर, यही इसका उत्तर भी हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 55वें प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। कौन सा उदाहरण बारडूंगा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? फिर से यहाँ है नहीं है। तो 55वें प्रश्न का उत्तर देखिए क्या कह दिया है। विद्यार्थी द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने से अपने बस्ते बंद कर लेना, ये इसका बारडूंगा का अधिगम का उदाहरण नहीं है। बाकी सब है, ये उदाहरण नहीं है। 56वां प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो 56वें प्रश्न का क्या हो जाएगा कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। 57वें प्रश्न के चर्चा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा और भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होना चाहिए। तो 57वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। 58 प्रश्न। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता मतलब पात्र होता है। वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। और यह आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तो 58 का क्या हो जाएगा कि वे विधि जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। 59वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा किसका है? G.W. ऑलपॉट का। पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम
क्या होता है कि शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 61वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हमें मित्र। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किस मापन के लिए प्रयुक्त होता है? तो मिरर ड्राइंग जो मेथड होता है वो अधिगम को मापने का एक मापन है जो कि प्रयुक्त किया जाता है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो बैडूरा और वाल्टर के द्वारा दिया गया था। 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणा कहने की एक प्रवृत्ति है, जिसे कहा जाता है। तो 63वां का क्या हो जाएगा कि बच्चों पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। 64वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सृजनशीलता की पहचान निम्नलिखित किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? तो 65वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? टॉरेंस ने किया है, इसे याद रखेंगे, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, 64 को भी याद रखेंगे। 66वां प्रश्न है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक किस तरह की विकृति है? तो 66वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि चिंताग्रस्त विकृति है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं क्या, कौन कौन सा होता है? सभी अंग होता है, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुदंड होता है। 68वां प्रश्न कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 साल की होगी। 69वां प्रश्न कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में अधिक वृद्धि हो जाती है। इसका सही उत्तर यही होना चाहिए। 70वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अहम निर्देशित होता है तो अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है? वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैली वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे? तो विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। 72वां प्रश्न के सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया है? युंग के द्वारा दिया गया है। 73वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक कि शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? तो 73वां में क्या हो जाएगी कि उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। 74वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? तो 74वें का क्या हो जाएगा? TAT 16PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्रा ए मैन टेस्ट। तो तीनों से अलग जो टेस्ट है ये क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये बिल्कुल अलग है। TAT परीक्षण के माध्यम से न्यूरोनिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, वहीं 16PF स्टडी बच्चों के लिए एक प्रकार का अलग परीक्षण है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट छात्रों के किसी वस्तु के आकार प्रकार को ध्यान में रखकर उनका चित्र बनाने का परीक्षण है। ड्रा ए मैन टेस्ट में एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों की अमूर्त बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार ये तीनों में से जो अलग है वो क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। 75वां प्रश्न के विकासात्मक कार्य के संप्रत्यय के प्रतिपादक थे तो हैविगहस थे, इसे याद रखेंगे आप लोग। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने एक पूरा सेट को बनाया 75 प्रश्नों को DLED विषय से, जो कि आपके BPSC प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। खासकर प्रधान शिक्षक के लिए तो अवश्य संभावी है। परीक्षा आपका 29 तारीख को है।
आपको इस परीक्षा को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। अब इस सीरीज़ का यह अंतिम वीडियो था। उम्मीद है कि यह सीरीज़ आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल पे आप लोग बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।